आज की कहानी है माता पिता की सख्ती से घर से भागे राहुल के साथ क्या हुआ। राहुल ऑफिस से घर आया तो पत्नी माला की कमेंट्री शुरू हो गई। पता है, हमारे पड़ोसी शर्मा जी का टिंकू घर से भाग गया। भाग गया? कहाँ? राहुल चौंक कर बोला। पता नहीं, स्कूल की तो आजकल छुट्टी है। सुबह दोस्त के घर जाने की बात कहकर गया था, तब से घर नहीं आया। अरे, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? पुलिस में रिपोर्ट की या नहीं? राहुल डर से कांप उठा। हाँ, पुलिस में रिपोर्ट तो कर दी, पर 13-14 साल का नादान बच्चा न जाने कहाँ घूम रहा होगा, कहीं गलत हाथों में न पड़ जाए। नाराज होकर गया है। कल रात उसको बहुत डांट पड़ी थी पढ़ाई के कारण। उसकी माँ तो बहुत रो रही हैं। आप चाय पी लो, मैं जाती हूँ उनके पास बैठती हूँ। पड़ोस की बात है, चाय पीकर आप भी आ जाना, कहकर माला चली गई। राहुल जड़वत अपनी जगह पर बैठा का बैठा ही रह गया। उसके बचपन की एक घटना भी कुछ ऐसी ही थी। वर्षों पहले उस दिन बस से उतरकर राहुल नीचे खड़ा हो गया था। अब कहाँ जाऊं, वह सोचने लगा। पिता की डांट से दुखी होकर मैंने घर तो छोड़ दिया, आगरा से दिल्ली भी पहुंच गया, लेकिन अब कहाँ जाऊं? घर तो किसी हालत में नहीं जाऊंगा। उसने अपना इरादा पक्का किया। पता नहीं क्या समझते हैं माँ बाप खुद को। हर समय डांट, हर समय टोका टाकी, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, टीवी मत देखो, दोस्तों से फोन पर बात मत करो, हर समय बस पढ़ो। उसकी जेब में 500 रुपए थे। उन्हीं को लेकर वह घर से चल दिया था। 13 साल के राहुल के लिए 500 रुपए बहुत थे। दुनिया घर से बाहर कितनी भयानक और जिंदगी कितनी त्रासदीपूर्ण होती है, इसका अंदाजा उसे नहीं था। नीली जीन्स और गुलाबी रंग का स्वेटर पहने स्वस्थ सुंदर बच्चा अपने पहनावे और चाल ढाल से ही संपन्न घर का लग रहा था। बस अड्डे पर बहुत भीड़ थी। राहुल एक तरफ खड़ा हो गया। बसों की रेलम पेल, टिकट खिड़की की लाइन, यात्रियों का रेला चढ़ना उतरना, टैक्सी व ऑटो वालों का यात्रियों के पीछे पड़ना, ये सब वह खड़े खड़े देख रहा था। उसके मन में तूफान सा भरा था। घर तो जाना ही नहीं है। जब वह शाम तक घर नहीं पहुंचेगा तो सब उसे ढूंढेंगे। माँ रोएंगी, पिता चिंता करेंगे, बहन उसके दोस्तों के घर फोन मिलाएगी, खूब परेशान होंगे सब। अब हों परेशान, जब पापा हर समय डांटते रहते हैं। माँ हर छोटी छोटी बात पर पापा से उसकी शिकायत करती रहती हैं। तब वह रोता है तो किसी को नहीं दिखता है। पापा के घर आते ही जैसे घर में कर्फ्यू लग जाता है। ना कोई जोर से बोलेगा, ना जोर से हंसेगा, ना फोन पर बात करेगा, ना टीवी देखेगा। उन्हें तो बस बच्चे पढ़ते हुए नजर आने चाहिए। हर समय पढ़ने के नाम से तो उसे नफरत सी हो गई। छोटी छोटी बातों पर दोनों झगड़ते भी रहते हैं। छोटे मोटे झगड़े से तो इतना फर्क नहीं पड़ता, पर जब पापा के दहाड़ने की और माँ के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो वह दीदी के पहलू में छिप जाता है। बदन में कपकपी होने लगती है। अब कहीं उसका भी नंबर ना आ जाए पिटने का। वैसे भी उसके रिपोर्ट कार्ड से पापा हमेशा ही खफा रहते हैं। अगले कुछ दिनों तक घर का वातावरण दम घोटू हो जाता है। माँ की आंखें हर वक्त आंसुओं से भरी रहती हैं और पापा तने तने से रहते हैं। उसे संभल कर रहना पड़ता है। दीदी बड़ी हैं, ऊपर से पढ़ने में अच्छी, इसीलिए उनको कम डांट पड़ती है। वे घर के वातावरण के ठीक होने का इंतजार करता है। घर के वातावरण का ठीक होना पापा के मूड पर निर्भर करता है। बड़ी मुश्किल से पापा का मूड ठीक होता है। जब तक सब चैन की सांस लेते हैं, तब तक किसी न किसी बात पर उनका मूड फिर खराब हो जाता है। तंग आ गया है वह घर के दम घोटू वातावरण से। इस बार तिमाही परीक्षा के रिजल्ट पर मैडम ने पापा को बुलाया। स्कूल से आकर पापा ने उसे खूब डांटा, मारा। उसका हृदय दुखी हो गया। पापा के शब्द अभी तक उसके कानों में गूंज रहे थे। तेरे जैसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। उसका हृदय तार तार हो गया। उसे कोई पसंद नहीं करता। उसकी समस्या उसके नजरिए से कोई देखना नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। दीदी कहती हैं कि पढ़ाई अच्छी कर ले, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं। पढ़ाई उसे पहाड़ जैसी लगती है। उसने दीदी से कहा भी था कि मैथ्स साइंस में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता, उसे समझ ही नहीं आते दोनों विषय।
पर पापा कहते हैं साइंस ही पढ़ो। वैसे भी विषय तो यह 10वीं के बाद ही बदल सकता है। राहुल इसी सोच में डूबा था कि एक टैक्सी वाले ने उसे जोर से डांट दिया। अबे ओ लड़के, मरना है क्या? बीचों बीच खड़ा है। बेवकूफ की औलाद, एक तरफ हटकर खड़ा हो। राहुल अचकचाकर एक तरफ खड़ा हो गया। ऐसे गाली देकर तो कभी किसी ने उससे बात नहीं की थी। उसकी आंखें अनायास ही छलछला आईं, पर उसने खुद को रोक लिया। उसे इस तरह सोचते सोचते काफी लंबा समय बीत गया था। शाम ढलने को थी, भूख लग आई थी और ठंड भी बढ़ रही थी। उसके बदन पर सिर्फ एक स्वेटर था। उसने गले का मफलर और कसकर लपेटा और सामने खड़े ठेली वाले की तरफ बढ़ गया। सोचा पहले कुछ खा ले, फिर आगे की सोचेगा। ठेली पर जाकर उसने कुछ खाने पीने का सामान लिया और एक तरफ बैठकर खाने लगा। तभी एक बदमाश किस्म का लड़का उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगा। वह बार बार उसकी बगल में आकर खड़ा हो जाता। आखिर राहुल से न रहा गया। वह बोला, क्या बात है, आप इस तरह मेरे चारों तरफ क्यों घूम रहे हैं? साला, अकड़ किसे दिखा रहा है? तेरे बाप की सड़क है क्या? लड़का अपने पीले दांतों को पीसते हुए बोला। राहुल उसके बोलने के अंदाज से डर गया। मैं तो सिर्फ पूछ रहा था, कहकर वह वहां से हटकर थोड़ा अलग जाकर खड़ा हो गया। लड़का थोड़ी देर बाद फिर उसके पास आकर खड़ा हो गया। कहाँ से आया है बे? अकेला है क्या? वह आंखें नचाता हुआ राहुल से पूछने लगा। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। अबे, बोलता क्यों नहीं? कहाँ से आया है? अकेला है क्या? आगरा से, किसी तरह राहुल बोला। अकेला है क्या? राहुल फिर चुप हो गया। अबे लगाऊं एक? साला बोलता क्यों नहीं? हाँ, राहुल ने धीरे से कहा। अच्छा, घर से भाग कर आया है। उस लड़के के हौसले थोड़े और बुलंद हो गए। तभी वहां उसी की तरह के उसके कुछ बड़े 3 लड़के और आ गए। राजेश, ये कौन है? उन लड़कों में से एक बोला। घर से भागकर आया है, अच्छे घर का लगता है, अपने मतलब का लगता है। उस्ताद खुश हो जाएगा। उसने पूछने वाले के कान में फुसफुसाया। क्यों भागा बे घर से? बाप की डांट खाकर? दूसरे लड़के ने राहुल से पूछा। हाँ। राहुल उन चारों को देखकर डर के मारे कांप रहा था। माँ बाप साले ऐसे ही होते हैं, बिना बात डांटते रहते हैं। मैं भी घर से भाग गया था, माँ के सिर पर थाली मारकर। वह उसके गाल सहला रहा था। उसको पुचकारता हुआ बोला, ठीक किया तूने, चल हमारे साथ चल। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, राहुल सहमते हुए बोला। अबे चलना, यहाँ कहाँ रहेगा? थोड़ी देर में रात हो जाएगी, तब कहाँ जाएगा? वे उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाह रहे थे। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। डर के मारे राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उनसे अनुनय करने लगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? चलता है हमारे साथ या नहीं? सीधे सीधे चल, वरना जबरदस्ती ले जाएंगे। इस सारे नज़ारे को थोड़ी दूर पर बैठे एक सज्जन देख रहे थे। उन्हें लग रहा था शायद बच्चा अपनों से बिछड़ गया है। उन लड़कों की जबरदस्ती से राहुल घबरा गया और रोने लगा। अंधेरा गहराने लगा था। डर के मारे राहुल को घर की याद भी आने लगी थी। घर वालों को मालूम भी नहीं होगा कि वह इस समय कहाँ है। वे तो उसे आगरा में ही ढूंढ रहे होंगे। आखिर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती अपने साथ घसीटने लगा। राहुल उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। दूर बैठे उन सज्जन से अब रहा न गया। उनका नाम सोमेश्वर प्रसाद था। एकाएक वे अपनी जगह से उठकर उन लड़कों की तरफ बढ़ गए और साधिकार राहुल का हाथ पकड़कर बोले, अरे बंटी, तू कहाँ चला गया था? मैं तुझे कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ। ऐसे कोई जाता है क्या? चल, घर जल्दी चल, बस निकल जाएगी। फिर उन लड़कों की तरफ मुखातिब होकर बोले, क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे बेटे के साथ? करूं अभी पुलिस में रिपोर्ट? अकेला बच्चा देखा नहीं कि उसके पीछे पड़ गए। सोमेश्वर प्रसाद को एकाएक देखकर लड़के घबरा कर भाग गए। राहुल सोमेश्वर प्रसाद को देखकर चौंक गया, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि उसने उनके साथ जाने में ही अपनी भलाई समझी। उम्र दराज शरीफ लग रहे सज्जन पर उसे भरोसा हो गया। थोड़ी देर बाद राहुल सोमेश्वर प्रसाद के साथ जयपुर की बस में बैठकर चल दिया। सोमेश्वर प्रसाद का स्टील के बर्तनों का व्यापार था और वे व्यापार के सिलसिले में ही दिल्ली आए थे।
सोमेश्वर प्रसाद ने उसके बारे में जो कुछ पूछा, उसने सभी बातों का जवाब चुप्पी से ही दे दिया। हारकर सोमेश जी चुप हो गए और उन्होंने उसे अपने घर ले जाने का निर्णय ले लिया। घर पहुंचे तो उनकी पत्नी उनके साथ एक लड़के को देखकर चौंक गई। उन्हें अंदर ले जाकर बोली, कौन है ये? कहाँ से लेकर आए हो इसे? ये लड़का घर से भागा हुआ लगता है। कुछ बदमाश इसे अपने साथ ले जा रहे थे। अच्छे घर का बच्चा लग रहा है, इसीलिए इसे अपने साथ ले आया। अभी घबराहट और डर के मारे कुछ बता नहीं रहा है। 2-4 दिन बाद जब इसकी घबराहट कुछ कम होगी, तब बातों बातों में प्यार से सब कुछ पूछकर इसके घर पर खबर कर देंगे। सोमेश्वर प्रसाद अपनी पत्नी से बोले, अभी तो इसे खाना वाना खिलाओ, भूखा है और थका भी। कल बात करेंगे। सोमेश्वर जी के घर में सबने उसे प्यार से लिया। धीरे धीरे उसकी घबराहट दूर होने लगी। वह उनके परिवार में घुलने मिलने लगा। रहते रहते उसे 15 दिन हो गए। राहुल को अब घर की याद सताने लगी। वह अनमना सा रहने लगा। मम्मी पापा की, स्कूल की, संगी साथियों की याद सताने लगी। महसूस होने लगा कि जिंदगी घर से बाहर इतनी सरल नहीं। ये लोग भी उसे कब तक रखेंगे? किस हैसियत से यहाँ पर रहेगा? क्या नौकर की हैसियत से? 13-14 साल का लड़का इतना छोटा भी नहीं था कि अपनी स्थिति को नहीं समझता। और एक दिन उसने सोमेश्वर प्रसाद को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उससे फोन नंबर लेकर सोमेश्वर ने उसके घर फोन किया, जहां बेसब्री से सब उसको ढूंढ रहे थे। एकाएक मिली इस खबर पर घर वालों को विश्वास ही नहीं हुआ। जब सोमेश्वर जी ने फोन पर उनकी बात राहुल से कराई तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे माफ कर दो पापा, मैं आज से ऐसा कभी नहीं करूँगा। मन लगाकर पढ़ूंगा, मुझे आकर ले जाओ। कहते कहते उसकी हिचकियां बंद गईं। उसकी आवाज़ सुनकर पापा का कंठ भी अवरुद्ध हो गया। राहुल के घर से भागने के मामले में वे कहीं ना कहीं खुद को जिम्मेदार समझ रहे थे। उनकी अत्यधिक सख्ती ने उनके बेटे को अपने ही घर में पराया कर दिया था। उसे अपना ही घर बेगाना लगने लगा। हर बच्चे का स्वभाव अलग होता है। राहुल की बहन उसी माहौल में रह रही थी, लेकिन वह उस घुटन भरे माहौल में नहीं रह पा रहा था। फिर यूं भी लड़कों का स्वभाव अधिक आक्रामक होता है। जब बेटे को खोने का एहसास हुआ तो अपनी गलतियां महसूस होने लगीं। सभी बच्चों का दिमागी स्तर और सोचने समझने का तरीका अलग होता है। अपने बच्चों के स्वभाव को समझना चाहिए, किसके लिए कैसे व्यवहार की जरूरत है, यह माता पिता से अधिक कोई नहीं समझ सकता। किशोरावस्था में बच्चे माता पिता को नहीं समझ सकते, इसीलिए माता पिता को ही बच्चों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, उनके बेटे के साथ कोई अनहोनी होने से बच गई। अब वे बच्चों पर ध्यान देंगे। अब थोड़े समय उनके बच्चों को उनके प्यार, मार्गदर्शन व सहयोग की जरूरत है। हिटलर पिता की जगह एक दोस्त पिता कहलाने की जरूरत है, जिनसे वे अपनी परेशानियां शेयर कर सकें। मन ही मन ऐसे कई प्रण करके राहुल के मम्मी पापा राहुल को लेने पहुंच गए। राहुल मम्मी पापा से मिलकर फूट फूट कर रोया। उसे भी महसूस हो गया कि वास्तविक जिंदगी कोई फिल्मी कहानी नहीं है। अपने माता पिता से ज्यादा अपना और बड़ा हितैषी इस संसार में कोई नहीं। उन्हें ही अपना समझना चाहिए तो सारा संसार अपना लगता है, और उन्हें बेगाना समझकर सारा संसार पराया हो जाता है। ये 15 दिन राहुल और राहुल के माता पिता के लिए एक पाठशाला की तरह साबित हुए। दोनों ने ही जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना सीखा। राहुल अभी सोच में ही डूबा था कि तभी दुखी सी सूरत लिए माला बदहवास सी आई। वह अतीत से वर्तमान में लौट आया। सुनो, जल्दी चलो जरा, बड़ी अनहोनी घट गई। टिंकू की लाश हाईवे पर सड़क किनारे झाड़ियों में पड़ी मिली है। पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। क्या? सुनकर राहुल बुरी तरह से सिहर गया। अरे, ये क्या हो गया? बहुत बुरा हुआ। माता पिता तो बुरी तरह बिलख रहे हैं, संभाले नहीं संभल रहे। इकलौता बेटा था, कैसे संभलेंगे इतने भयंकर दुख से? बोलते बोलते माला का गला भर आया। चलो, राहुल माला के साथ तुरंत चल दिया। चलते समय राहुल सोच रहा था कि टिंकू उसके जैसा भाग्यशाली नहीं निकला। उसे कोई सोमेश्वर प्रसाद नहीं मिला। हजारों टिंकुओं में से शायद ही किसी एक को कोई सोमेश्वर प्रसाद जैसा सज्जन व्यक्ति मिलता है।
बच्चे सोचते हैं कि शायद घर से बाहर जिंदगी फिल्मी स्टाइल की होगी। घर से भागकर वे जाने अनजाने माता पिता को दुख पहुंचाना चाहते हैं, उन पर अपना आक्रोश जाहिर करना चाहते हैं। पर माता पिता की छत्रछाया से बाहर जिंदगी 3 घंटे की फिल्म नहीं होती, बल्कि बहुत भयानक होती है। बच्चों को इस बात का अनुभव नहीं होता। उन्हें समझने और संभालने के लिए माता पिता को कुछ साल बहुत सहन शक्ति से काम लेना चाहिए। बच्चों का हृदय कोरे कागज जैसा होता है, जिस पर जिस तरह की इबारत लिख गई, जिंदगी की धारा उधर ही मुड़ गई, वही उनका जीवन व भविष्य बन जाता है। उस दिन अगर उसे सोमेश्वर प्रसाद नहीं मिलते तो पता नहीं उसका भी क्या हश्र होता। सोचते सोचते राहुल माला के साथ तेजी से कदम बढ़ाने लगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।